को डेली नॉवेल्स के नए चैप्टर सुनने के लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। PH 270 ये टीचर है या रजनीकांत। शौर्य ने अपनी धांसू डेमो से बच्चों और प्रिंसिपल का दिल जीत लिया था। आते वक्त शौर्य को वही लड़का मिल गया जिसे शौर्य ने गायब करने की धमकी दे डाली। वही उस लड़के ने भी उसे उलट धमकी देते हुए कहा कि वो अद्विका का पीछा छोड़ दे वरना वो उसके हाथ पैर तोड़ देगा। अब इतनी खूबसूरत बीवी है तो ऐसे सड़क छाप मजनुओं को झेलना तो पड़ेगा ही। शौर्य ने बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए उस लड़के को छोड़ दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह शौर्य और अद्विका तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गए। आज अद्विका ने एक सिंपल ड्रेस पहनी हुई थी जो दिखने में सफेद थी पर उसके ऊपर नीले रंग की शेड थी। इस ड्रेस में वो किसी पारी की तरह लग रही थी। उसके साथ शौर्य ने भी एक हल्के पीले रंग की शर्ट पहनी थी और ग्रे कलर की फॉर्मल पैंट। दोनों जब घर से बाहर निकले तो लोग उन्हें परफेक्ट कपल कहने से खुद को रोक नहीं पाए। आज अद्विका ने जानबूझकर मांग में सिंदूर भी भरा था, क्योंकि कल उसने शौर्य और उस लड़के की बात सुन ली थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई ऐसे ही शौर्य के हत्थे चढ़ जाए और बेवजह मारा जाए। स्कूल की जगह शौर्य के घर से काफी दूर था जिस वजह से उन्हें एक तो ऑटो से जाना पड़ता या फिर काली पीली टैक्सी करके। इस शहर में कोई भी ओला उबर नहीं आई थी। इस वजह से रास्ते पर पहुंचते ही अद्विका बड़े ही प्यार से शर्माते हुए बोली, पतिदेव मुझे लगता है हमें हमारी गाड़ी से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से उड़कर या आराम से चलते हुए नहीं जा सकते। अद्विका के इस बात पर शौर्य ने कुछ सोचा और अपनी थार गाड़ी को बाहर निकाला और उसके अंदर बैठने का इशारा उसने अद्विका को कर दिया। अद्विका भी तुरंत खुश हो गई और उछलकर गाड़ी के अंदर बैठ गई। शौर्य ने अपनी गाड़ी उस सुनसान सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दिया। शौर्य का आज पहला दिन था तो वो स्कूल जल्दी आकर सभी से मिलकर ग्रूमिंग कर लेना चाहता था। कुछ ही देर में दोनों स्कूल पहुंच गए। शौर्य ने अपनी गाड़ी को स्कूल की पार्किंग में लगा दिया। शौर्य की थार इस मॉडल की टॉप वर्जन थी जिस वजह से इस गाड़ी के दीवाने इसे देखने के लिए अपने अपने काम छोड़कर पार्किंग की तरफ देखने लगे। जब शौर्य और अद्विका एक साथ उस गाड़ी से उतरे तब सभी को ये अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि ये दोनों एक साथ है। जो लेडी टीचर्स शौर्य पर डोरे डालने के फिराक में थी उनका मुंह उतर गया। वही हाल जेंट्स स्टाफ का भी था जिनकी नजर अद्विका पर थी। जब दोनों स्कूल के एंट्रेंस से अंदर आए तो उस वक्त मॉर्निंग शिफ्ट का लंच टाइम हो चुका था। इस वजह से सभी टीचर्स भी कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रहे थे। अद्विका ने सबसे पहले शौर्य को स्टाफ रूम दिखाया, फिर उसने पूरा स्कूल शौर्य को अच्छी तरह से दिखाया और अंत में उसे लेकर कैफेटेरिया में चली आई। यहाँ पहले ही सभी टीचर्स उनका ही इंतजार कर रहे थे। इन टीचर्स में वो लड़का भी था जिसने शौर्य से पहले ही बदतमीजी की थी। अद्विका के आते ही सभी लेडीज ने उसे खींच लिया और उस पर सवाल दागने शुरू कर दिए। अद्विका तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। कितने दिन हुए तुम्हारी शादी होकर। ऐसे सवाल सुनकर अद्विका ने उन सभी को हाथ दिखाकर शांत किया। फिर उसने कहा, हाँ मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। अद्विका ने इन शॉर्ट में से अभी के सवाल का जवाब दे दिया। फिर वह उठकर शौर्य के पास गई और बोली, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर शौर्य जो हमारे साथ इस स्कूल में आज से हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आए हैं। जिन जेंट्स टीचर्स ने ये सुना कि अद्विका की शादी हो चुकी है उन्होंने अद्विका के लिए जो फीलिंग्स अपने मन में जगाई थी उसे बुझा दिया। वहीं लेडी टीचर्स की भी नजरें अभी भी शौर्य के ऊपर ही थी। शौर्य ने आगे आते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं आशा करता हूँ कि आप सब मेरा ख्याल रखेंगे। मैं इस फील्ड में नया हूँ। ये सुनकर सभी जेंट्स टीचर्स ने शौर्य को अपने पास आकर बैठने का इशारा किया। शौर्य भी तुरंत उनके बीच जाकर बैठ गया। उन लोगों में वो लड़का भी शामिल था जिसने शौर्य को धमकाया था। वहां मौजूद एक टीचर ने अपना हाथ आगे किया और बोला, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। उसके बाद बाकी जेंट्स टीचर्स ने अपना इंट्रोडक्शन शौर्य से करवाया जिनके नाम कुछ इस प्रकार थे। रमेश सर जो गिटार टीचर थे, किरण सर जो साइंस टीचर थे, उसके बाद थे जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर मिस्टर नंदू अय्यर और फिलिप सर जो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते थे। इन लोगों को देखकर साफ पता चल रहा था कि इनमें से हर एक टीचर एक नमूना है। आखिर में शौर्य की नजर उस लड़के के ऊपर गई। उसने बिना हाथ मिलाए ही शौर्य को बड़े ही ठंडे तरीके से कहा, मेरा नाम पृथ्वी सूर्यवंशी है। मैं यहाँ बच्चों का फिजिकल एजुकेशन टीचर और स्कूल हॉस्टल का वार्डन भी हूँ।
शौर्य ने भी स्माइल दी और बोला, हमारी अच्छी जुगलबंदी होने वाली है पृथ्वी सर। मुझे लगता है कि कल की बात आप भूले नहीं होंगे क्योंकि आपकी बात मैं तो नहीं भूल पाया हूं। शौर्य भले ही मुस्कुरा रहा था मगर वह साफ साफ पृथ्वी को उकसा रहा था। पृथ्वी का मुंह बन गया और वो बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला गया। उसके बाद सारी लेडी टीचर्स शौर्य के पास आ गई। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उनमें से ज्यादातर टीचर अनमैरिड थी, यानी अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। अब इन कुंवारियों को शौर्य जैसा बकरा मिल जाए तो वो तो उसे चबाने की कोशिश करेंगे ही। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर शौर्य के हाथ को पकड़ पकड़ कर अपना इंट्रो करवाया। ज्यादातर लेडीज टीचर्स प्राइमरी सेक्शन की थी, सेकेंडरी सेक्शन में कुछ ही टीचर्स थी। जब शौर्य ने सभी का इंट्रोडक्शन सुना तो उसने उन्हें एक किलर स्माइल दी और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अद्विका ने उसकी हरकत देख ली थी, पर उस वक्त अद्विका ने शौर्य को कुछ भी नहीं कहा। इधर टीचर्स ने शौर्य की वो स्माइल देखी तो वो सबकी सब उस पर फ्लैट हो चुकी थी। शौर्य भी ऐसी लड़कियों को दुखी नहीं करना चाहता था तो उसने ऐसा किया। उसके बाद शौर्य प्रिंसिपल के केबिन की तरफ गया और बाहर बैठे क्लर्क से अपना शेड्यूल और टीचिंग मटेरियल ले लिया। शौर्य ने आदत के हिसाब से अपना मटेरियल अपनी रिंग में डाल दिया और वहां से निकल गया। वो क्लर्क जो वहां बैठकर शौर्य को हवा में उन चीजों को गायब करते हुए देख रही थी, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और वो बोली, ये टीचर है या कोई जादूगर? पर शौर्य ने उसकी ओर देखा तक नहीं और आफ्टरनून शिफ्ट चालू होने का इंतजार करते हुए ऊपर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद मॉर्निंग शिफ्ट की सभी क्लास खत्म हो गई और प्राइमरी सेक्शन की छुट्टी हो गई और सेकेंडरी की शिफ्ट शुरू हो गई। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसका एक ही कारण था कि स्कूल ने आज तक मेंटेन की हुई उसकी क्वालिटी। पर जब कोई चीज ज्यादा अच्छी होती है तो उसके पीछे किसी न किसी चीज का बुरा साया भी होता है। और ये साया था इस स्कूल में पढ़ाने वाला एक पूरा क्लास जिसके अंदर सिर्फ लड़के थे और एक भी लड़की नहीं थी। ये कक्षा 9वीं की एक डिवीजन ही अलग थी। इस क्लास के अंदर एक लड़का था और उसके इशारे के ऊपर पूरी क्लास चलती थी। इस क्लास का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई भी लेडी टीचर अकेली इस क्लास के अंदर कभी पढ़ाने नहीं आती थी। कल जब शौर्य 9वीं के बच्चों को पढ़ाने आने वाला था तो उस लड़के ने ही अपनी डिवीजन के सभी लोगों को क्लास अटेंड करने नहीं दिया। ये क्लास स्कूल की सबसे बदमाश क्लास मानी जाती थी। इसका एक और कारण था और वो ये था कि इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप इस राज्य और देश के सबसे अमीर लोग थे। अब ऐसे बच्चों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल के तो होता ही है। इस क्लास की हालात से बिल्कुल अनजान शौर्य शेड्यूल के हिसाब से अपनी क्लास लेने और इस क्लास का क्लास टीचर बनने के लिए यहाँ पहुंच गया था। जब शौर्य ने उस क्लास के अंदर एंट्री मारी तो इस वक्त वो पूरी क्लास खाली थी, यानी सच में पूरी की पूरी क्लास खाली थी, क्योंकि क्लास में बने बेंच क्लास की एक तरफ एक के ऊपर एक करके रख दिए थे। साथ ही क्लास की दीवारों पर अलग अलग ग्राफिटीज बनाई गई थी। अंदर हर तरफ खाली चॉकलेट और चिप्स के पैकेट गिरे हुए थे और क्लास की खिड़की के पास सिगरेट के टुकड़े भी थे। शौर्य को लगा कि वो किसी गलत क्लास में आया है। उसने एक बार बाहर जाकर देखा पर बाहर लगा साइन साफ बता रहा था कि वो सही क्लास के अंदर आया हुआ है। तभी स्कूल की गेट पर एक काले रंग की गाड़ी आकर रुक गई, जो एक BMW की टॉप मॉडल थी। उस गाड़ी से एक लड़का उतरा जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी। उसके बाल अलग अलग जगह पर अजीब ढंग से रंगे थे। उस लड़के के गले और हाथ में कई प्रकार के धागे बंधे हुए थे। पैंट में एक लंबी चेन लटक रही थी। उसकी शर्ट अनटेक थी। स्कूल का ब्लेजर उसने कंधे पर रखा हुआ था और टाई को शर्ट की पॉकेट में रखा हुआ था। उस लड़के के कान में काले रंग के इयरिंग्स थे। उसे देखकर वो किसी भी एंगल से भारतीय नहीं लग रहा था। वो किसी कोरियन चिकने की तरह लग रहा था। उस लड़के को शौर्य उस क्लास की खिड़की से देख रहा था। उस लड़के के आते ही उसके ही तरह टेढ़े मेढ़े कपड़ों की स्टाइल किए अजीब ओ गरीब ज्वेलरी पहने लड़के अगले ही पल स्कूल की दूसरी तरफ से आने लगे। वो सभी लड़के उस लड़के के पीछे ऐसे चलने लगे मानो वो उनका लीडर हो और वो सभी उसके फॉलोअर्स। स्कूल के अंदर ऐसा गैंग कल्चर शौर्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। तभी सिस्टम बोली, शौर्य आपको नया मिशन मिला है। आपको इस क्लास को स्कूल की सबसे बेस्ट क्लास बनाकर दिखाना है। ये सुनकर शौर्य बोला, कैसा रहेगा अगर मैं इस पूरी की पूरी क्लास को ही गायब कर दूं तो? ये सुनकर सिस्टम ने तुरंत कहा, होस्ट थोड़ी तो शर्म करो, ये बच्चे हैं। इन्हें अगर सही मार्गदर्शन किया जाए तो वो सुधार सकते हैं, इसमें इन्हें सीधा मारने की कोई जरूरत नहीं है।
इस बात पर शौर्य ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, मैं वैसे भी इन्हें एकदम सीधा कर दूंगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सिस्टम ने थोड़ी राहत महसूस की, क्योंकि सिस्टम को अभी भी शौर्य के काम करने के तरीके पर भरोसा नहीं था। कुछ ही देर में सभी लड़के उस क्लास के अंदर आ गए जिसके अंदर शौर्य अपने हाथ बांधकर खड़ा था। उन लड़कों ने शौर्य को तरफ ध्यान नहीं दिया और आकर उन्होंने अपनी बाइक को ऐसे ही कोने में फेंक दिया और बेंच जो एक ऊपर एक रखी गई थी उनके ऊपर जाकर बैठ गए। शौर्य को ये अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ा खांसते हुए अपना गला साफ किया और बोला, हेलो एवरीवन, मेरा नाम शौर्य है और आज से मैं। तभी एक लड़का उसकी बात को काटते हुए बोला, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हमें तुम्हारी। शौर्य ने जब ये सुना तो उसकी भौहें तन गई, पर उसने उस लड़के को एक बार देखा और बोला, मैं तुम्हारा आज से नया क्लास टीचर और हिस्ट्री का टीचर भी हूँ। पर इस बात पर उन लड़कों ने शौर्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो लोग अपने काम में मगन हो गए। कुछ लोगों ने अपने पहने निकाले और ऑनलाइन टीम बनाकर गेम खेलने में बिजी हो गए। वहीं उनका लीडर लड़का खिड़की से बाहर देखते हुए उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला और लाइटर से उसे जलाकर पीने लगा। अब उस लड़के की हरकत ने शौर्य को ट्रिगर कर दिया, फिर भी उसने बड़े ही शांति से उसके पास जाकर उस लड़के के मुंह से सिगरेट निकाली और उसे फेंक दिया और बोला, ये आपकी मेरे क्लास में पहली और आखिरी गलती होगी। ये सुनकर उस लड़के ने फिर एक और सिगरेट निकाली और उसे जलाने लगा। पर जैसे कि शौर्य को ब्रह्मदेव ने बताया था, पहली गलती माफ करो और सुधारने का मौका दो, पर दूसरी गलती माफ नहीं होगी। शौर्य ने एक ऐसा थप्पड़ उस स्टूडेंट के चेहरे पर जड़ दिया कि वो सिगरेट उस लड़के के गले से होकर सीधा पेट के अंदर चली गई और वह लड़का उड़कर दूर जाकर गिर गया। उस लड़के की आंखें गुस्से से लाल हो गई, पर जब उसने शौर्य को देखा उसका सारा गुस्सा फुस हो गया, क्योंकि शौर्य की आंखें उससे ज्यादा लाल थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। शौर्य ने आगे बढ़कर उस लड़के को सिर्फ एक हाथ से हवा में उठा लिया और बोला, इस 1.5 पसली के शरीर के अंदर इतनी अकड़ कहां से लाते हो तुम? मेरे सामने तुम्हारा बाप भी आवाज नहीं निकाल सकेगा और मुझे ही एटीट्यूड दिखाता है। इतना कहकर शौर्य ने थप्पड़ पर थप्पड़ उस लड़के के गाल पर जड़ दिए। शौर्य की मार बिल्कुल भी हल्के नहीं थी। उसका हर एक थप्पड़ उस लड़के के शरीर में जमा हुई गंदगी को समेट रही थी। जब शौर्य ने आखिर में उस लड़के के पेट के अंदर घुटना मारा, उस लड़के ने तुरंत उल्टी कर दी, पर उस उल्टी के अंदर उसके फेफड़ों में फंसा तार बाहर निकल गया। वो लड़का जमीन पर गिरकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसे मार खाने के बावजूद एकदम फ्रेश महसूस हो रहा था, पर उसका गुस्सा नहीं उतरा था। उसने एक और बार शौर्य को देखा, फिर दांत पीसते हुए बाकी लड़कों को देखकर बोला, सब लोग इसे आज कूट दो, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। ये सुनते ही सारे लड़के नीचे उतरे और उन्होंने शौर्य को घेर लिया, पर कुछ ही देर में वहां उन लड़कों के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज फैल गई। एक लड़का जिसे फिल्म देखने का बहुत ज्यादा शौक था, वो बोला, अबे ये टीचर है या रजनीकांत जो हमें इसने अकेले ही धो डाला। इधर उस लीडर बने लड़के को अब थोड़ा डर लगने लगा और वह गुस्से से बोला, तू जानता भी है मेरा बाप कौन है? ये सुनकर शौर्य बोला, क्यों, तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया कि तेरा बाप कौन है? शौर्य को उसके साथ ऐसा बात करते हुए सुनकर उस लड़के को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपना फोन निकालकर एक फोन लगा दिया। तभी शौर्य ने हंसते हुए बोला, तुम बाकी लोग भी अपने अपने माँ बाप को फोन लगाओगे और उन्हें यहाँ बुलाओगे, क्योंकि मैं तुम लोगों के माँ बाप की पहले क्लास लूंगा। शौर्य के इस बात पर वो लड़का हंसने लगा और बोला, तेरे साथ निपटने के लिए मेरा बाप ही काफी है। पर अगले ही पल उस लड़के के सीने पर शौर्य एक ऐसी लात मारी कि उसकी आवाज बंद हो गई। शौर्य ने फिर एक बार उन लड़कों को देखा और बोला, तुम फोन लगाओगे या फिर मैं खुद फोन लगाऊं? अब ये क्या करने वाला है शौर्य? क्या शौर्य सच में बच्चों के पेरेंट्स की भी क्लास लगा देगा? कौन है इन बच्चों के माँ बाप? क्या उनके सामने शौर्य झुकेगा या मैटर बड़ा हो जाएगा? CH 271 पेरेंट्स की क्लास लग गई। शौर्य ने पहले दिन ही उससे मिली स्कूल की सबसे बदनाम क्लास में जाकर बच्चों को अच्छी तरह से पीट पाट कर रख दिया था और उनके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कह दिया था। क्लास के अंदर घायल बच्चों ने जल्दी से अपने फोन निकाले और अपने अपने पेरेंट्स को फोन लगा दिए। फोन लगाने के बाद शौर्य ने उन्हें जल्द से जल्द अपनी जगह पर जाकर बैठने के लिए कहा। ये सुनकर उन बच्चों ने बेंच को नीचे उतारने की कोशिश की तो शौर्य ने उन्हें रोक दिया। बेंच उतारने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जहां बैठे थे वहीं वापस जाकर बैठ जाओ।
तभी उन बच्चों का जो लीडर था उसने दांत पीसते हुए कहा, तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा, बस एक बार मेरे डैड यहाँ आ जाए तब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। शौर्य ने उसकी बातों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। शौर्य ने रजिस्टर निकाला और नाम लेना शुरू कर दिया। पर एक भी बच्चे ने शौर्य के रोल कॉल पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। शौर्य ने ये देखकर टेबल पर अपना हाथ पटका और बोला, अगर मुझे आप लोगों से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मुझे एक और राउंड आपके पास आना पड़ेगा। ये सुनकर तुरंत सभी बच्चों ने अपने नाम लिए जाने पर रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लगभग सभी बच्चों ने रेस्पॉन्स दे दिया सिवाय दो लोगों के। एक का नाम था आर्य अग्रवाल और दूसरा था ऋतुराज मेहता। आर्य अग्रवाल कोई और नहीं वही सामने बैठा लड़का था और ऋतुराज मेहता स्कूल नहीं आता था। शौर्य ने रजिस्टर बंद कर दिया और अपने हाथ में पहना घड़ी की ओर देखकर आर्य को चिढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ मिस्टर अग्रवाल, आपका बाप अभी तक आया क्यों नहीं है? कहीं वो मुझसे डरकर भाग तो नहीं गया? शौर्य के अपने बाप के लिए ऐसे शब्द सुनकर आर्य ने अपना फोन निकाला और एक बार और फोन लगाकर बोला, अगर आपको लगता है कि मैं आपका ही खून हूं तो जल्द से जल्द यहाँ स्कूल आ जाओ। ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे बट्टा ठंड रख, तेरा बाप हूँ, कोई सुपरमैन नहीं जो चड्डी पहनकर तेरे पास आ जाएगा। रास्ते में हूँ। तभी आर्य गुस्से से बोला, डैड आते समय कुछ बॉडीगार्ड्स भी लेकर आना, मुझे एक टीचर की अच्छे से मरम्मत करनी है। ये सुनकर वो आदमी बोला, अरे तू उसकी चिंता ना कर, हमारे साथ तेरे सारे फेवरेट लोग हैं। तू जैसा बोलेगा वैसे हम उस टीचर को तोड़ देंगे। इतना कहकर फोन कट जाता है। आर्य शौर्य को घूर कर देखते हुए कहता है, तू अब देखता जा कि मेरे डैड तेरा क्या हश्र करेंगे। लेकिन उसकी इस बात पर शौर्य को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बोर्ड पर अपने विषय का नाम लिख दिया और पीछे मुड़कर सभी को देखते हुए बोला, जब तक तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं आते मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। और हाँ, ये कहानी तुम्हें सुननी होगी क्योंकि मैं इस कहानी से रिलेटेड सवाल तुम्हारे माँ बाप से पूछूंगा। ये सुनकर बच्चों के कान खड़े हो गए। उन्हें अब थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया था कि उनका ये नया टीचर उन्हें लात घूंसों से पिट सकता है तो वो उनके पेरेंट्स को सवाल तो पूछ ही लेगा। सभी बच्चों ने सीधा बैठकर अपना पूरा ध्यान शौर्य की ओर किया। शौर्य ने बच्चों को कल की ही कहानी को थोड़ा बदलकर एक बाप बेटे के रिश्ते के आधार पर लुई 16 और उसके बाप के रिश्ते को सेंटर पर रखकर बताना शुरू किया। कैसे लुईस के बाप ने अपनी पूरी तिजोरी खाली कर दी और मर गया। उसके बाद कैसे उसके बेटे ने भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलकर खुद को अय्याशी में झोंक दिया और उसका साम्राज्य तबाह हो गया। शौर्य की कहानी सुनकर सभी बच्चों वो कहानी उनकी और उनके माता पिता के रिश्ते की तरह लगने लगी। इन बच्चों ने भी तो वही किया था। अपने माँ बाप के पैसों से ही उन्होंने अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का फैसला किया और इस बात में उनके माँ बाप ने उनका साथ दिया। सभी बच्चों को ये बात बहुत बुरी लग रही थी, पर आर्य अभी भी अपने पिता की पावर और उसके रुतबे के घमंड में चूर होकर इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। शौर्य ने उसके बाद अपने पाठ को खत्म कर दिया और फिर क्लास से बाहर जाने लगा। तभी क्लास का दरवाजा जोरदार धक्के से खुल गया और आर्य का पिता अनंत अग्रवाल धड़धड़ाता हुआ अंदर आया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कौन है वो टीचर जिसकी मौत आई है? उसकी हिम्मत कैसे हुई वो मेरे? अनंत ने इतना ही कहा पर उसकी आवाज बंद हो गई क्योंकि उसके सामने शौर्य अपना हाथ बांधकर खड़ा था। अनंत ने जैसे ही शौर्य को देखा उसकी आवाज गले से निकलना बंद हो गई। उसने अपनी थूंद को निगला और फिर एकदम से हाथ जोड़कर बोला, सर आप यहाँ कैसे? शौर्य ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और उसे उंगली से अपनी ओर बुलाया। अनंत किसी आज्ञाकारी कुत्ते की तरह शौर्य के सामने आया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। आर्य ये सब हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके देख रहा था। तभी अनंत के पीछे से उसकी पत्नी यानी आर्य की माँ आगे आए और बोली, ओजी आप चुप क्यों हो गए? लगता है यही वो टीचर है जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया है। हाथ पैर ढीले कर दो इसके। उस औरत ने ये बात लगभग चीखते हुए कही थी, पर इसका अनंत के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाकर चोरी से अपनी बीवी को चुप रहने का इशारा किया मगर वो औरत चुप रहने के मूड में नहीं थी। उसने अपने हाथ की उंगली उठाए और शौर्य की तरफ की और गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तू जिंदगी भर मेरे परिवार के बारे में याद रखेगा। गार्ड्स इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसे इतना मारो कि ये मेरे बेटे पैरों में गिरकर दया की भीख मांगे। पर तभी अनंत को अचानक एक भयानक बात याद आए और उसने तुरंत अपनी पत्नी के पास जाकर उसे एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। उसका थप्पड़ पड़ते ही उस औरत का मुंह बंद हो गई। अनंत गुस्से से चिल्लाया, चुप! बोला ना, बिल्कुल चुप!
अब अगर एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं तुम्हारे हाथ पैर पहले तोड़ दूंगा। पहले सर क्या कहना चाहते हैं ये सुनो। अनंत की बात सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से शौर्य की ओर देखने लगी, पर तभी शौर्य ने उन्हें उस जगह जाकर बैठने के लिए कहा जहां उनका बेटा बैठता है। आर्य जिस जगह बैठता था वो जगह बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि दोनों तरफ बेंच के ऊपर बेंच रखकर बच्चे बैठे हुए थे और बीच में एक बेंच रखकर आर्य बैठता था। अनंत पहले तो इस बात से बहुत डर गया, पर शौर्य के आगे उसने चू तक नहीं किया और जाकर चुपचाप वहां बैठ गया। कुछ ही देर में बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी एक के बाद एक वहां पहुंच गए। शिवाय ऋतुराज मेहता के पेरेंट्स के सभी लोग वहां मौजूद थे। शौर्य ने भी उन सभी को उनके बच्चे जिस तरह क्लास में बैठते हैं उसी तरह से बिठाया। सभी पेरेंट्स ऊपर रखी बेंच के ऊपर जाकर बैठने से कतरा रहे थे, पर शौर्य ने उन्हें साफ कहा कि उनके बच्चे बैठते हैं तो उन्हें भी वहीं बैठना पड़ेगा। पेरेंट्स को समझ आ गया था कि उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। जब सभी पेरेंट्स बेंच पर बैठ गए तो शौर्य सबसे पहले आर्य के पास गया और उसके रंग बिरंगे बालों को पकड़कर उसे खींचकर बाहर ले आया। फिर उसने सभी पेरेंट्स को देखकर बोला, तो यहाँ मौजूद सभी पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि आपके इन लालों ने ऐसा क्या किया है कि मैंने एक को इनसे धमका कर यहाँ बुलाया है। ये सुनकर एक पेरेंट्स जोर से बोली, यू आर ए टीचर, आपको एक टीचर की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। आप इस वक्त किसी गुंडे से कम नहीं लग रहे हैं। इस बात पर शौर्य हंस पड़ा और बोला, आप शायद मिहिर की माँ है। चलिए मैं आपको आपके बेटे से पहचान कराता हूँ। ऐसा कहते हुए शौर्य ने वहां बैठे मिहिर को उंगली के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मिहिर डरते डरते शौर्य के सामने आ गया। शौर्य के सामने खड़े होते ही शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मिहिर को देखा और बोला, हाँ तो मिस्टर मिहिर, आप अपनी गलती खुद बताएंगे कि मैं खुद आपकी भोली भाली माँ को आपकी गलतियों को गिनाऊं। मिहिर ने ये सुना तो वो थोड़ा हिचकिचाने लगा। इस बात पर शौर्य ने उसके जेब में हाथ डाला और उसकी जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकाला। फिर उसने उसकी माँ की तरफ फेंक और बोला, क्या ये आपका है मिहिर की माँ? ये सुनकर मिहिर की माँ ने अपना सिर झुका लिया। फिर शौर्य ने एक कसकर थप्पड़ मिहिर के गालों पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही मिहिर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मुंह से खून निकलने लगा। मिहिर अपना गाल पकड़कर अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। अब शौर्य ने सभी को देखकर पूछा, क्या मेरे शुरू होने से पहले किसी पेरेंट को कुछ बोलना है? इस सवाल पर किसी भी पेरेंट की आवाज नहीं निकली। शौर्य ने ये देखा और फिर बोलना शुरू किया, आपके बच्चे स्टूडेंट्स कम और गुंडे ज्यादा लग रहे हैं। इन्होंने स्कूल के अंदर अपनी अलग ही गैंग बनाकर रखी है और उन सभी का बॉस है आर्य अग्रवाल। फिर शौर्य ने आर्य के पिता को अपने पास बुलाया और बगल में खड़ा किया और सभी को देखते हुए बोला, देवियों और सज्जनों, ये है मिस्टर आर्य अग्रवाल के पिता अनंत अग्रवाल। इनका कहना ये है कि उनका बेटा इस दुनिया का इकलौता बेलगाम घोड़ा है। शौर्य ने हंसकर देखते हुए उसकी माँ को देखा। फिर उसने अंत से कहा, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। शौर्य का ऑर्डर मिलते ही अनंत झट से अपने घुटनों पर शौर्य के सामने बैठ गया। शौर्य ने उसके बाद एक तिरछी मुस्कान के साथ अनंत के सिर पर अपना पैर रखा, बिल्कुल बाहुबली के सीन की तरह, और आर्य को देखकर बोला, तेरे बाप की औकात मेरे सामने बस इतनी सी है। क्या अब भी तुझे लगता है कि तू मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? आर्य, जिसने अपनी आंखों से अपने बाप को शौर्य के सामने झुकते हुए देखा और उस पर शौर्य ने उसके बाप के सिर के ऊपर पैर रख दिया, ये घिरपमान आर्य को सहन नहीं हुआ। उसे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बाप शौर्य के सामने किसी कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठा हुआ है। वहां मौजूद हर कोई अनंत अग्रवाल को अच्छे से जानता था। उसके जितना बुरा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा था। उसके हर तरह के धंधे थे और वो अपनी गुंडागर्दी से लोगों को डरा धमका कर अपना काम करता था। लेकिन आज वो शौर्य के सामने किसी कुत्ते की तरह सिर झुकाए बैठा था। उन लोगों को ये समझने में देर बिल्कुल भी नहीं लगी कि अगर अनंत का ये हाल है तो उनका क्या हाल होगा। शौर्य ने धीरे से अपने पैर को नीचे रखा और झुककर अनंत के पैरों को छुआ और हाथ जोड़कर उसे माफी मांगते हुए उसने सभी बच्चों को देखकर बोला, मैं यहाँ तुम्हारा गुरु हूँ और मेरे आगे तुम चाहे कितने भी बलवान धनवान हो पर मेरे जितने विद्यावान नहीं हो सकते। आज अनंत का भी यही हाल है। मुझे आज के बाद इस क्लास के बच्चे की एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम पेरेंट्स को इसका जिम्मेदार मानूंगा और आगे क्या होगा ये अनंत तुम्हें अच्छे से समझा देगा। शौर्य ने एक शांत आवाज में उनसे ये कहा। फिर उसने आवाज को थोड़ा और सख्त करते हुए पेरेंट्स को देखकर आगे कहा, आज के बाद आपके बच्चे समय पर स्कूल आएंगे और समय पर स्कूल से बाहर जाएंगे। उनके यूनिफॉर्म, उनके बाल, उनके शरीर पर पहने हुए ये रंग बिरंगे गहने सब कुछ गायब हो जाने चाहिए।
और एक बात याद रखिए कि आपके बच्चों के पास आप मोबाइल नहीं देंगे। अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट्स के पास मोबाइल दिखा तो मैं मोबाइल नहीं तोड़ूंगा पर कुछ और जरूर तोड़ दूंगा। मुझे टीचर बने कुछ घंटे ही हुए हैं और मुझे टीचर बनने के लिए बहुत कुछ करना है, पर सबसे पहले ये क्लास को सुधारना है। अगर आप सभी को मेरी बात ठीक से समझ आए हो तो आप लोग यहाँ से पहली फुर्सत में निकल सकते हैं। शौर्य का आदेश मिलते ही सारे पेरेंट्स अच्छे बच्चे की तरह वहां से चुपचाप निकल गए। पेरेंट्स के जाने के बाद शौर्य ने सभी स्टूडेंट्स को देखा और थोड़ी सख्त आवाज बोला, मुझे अगले आधे घंटे में ये क्लासरूम एक क्लासरूम की तरह दिखनी चाहिए। इतना कहकर शौर्य क्लास से बाहर गया। उसके बाहर जाते ही बच्चों ने तुरंत सबसे पहले बाहर जाकर हाउसकीपिंग स्टाफ से झाड़ू पोछा लाया और उसके बाद सारे बेंच और क्लास की दीवारों को साफ किया। फिर उन्होंने एक एक करके पूरी क्लासरूम को चमका दिया। उसके बाद उन्होंने एक एक करके सारे बेंच ठीक से लगाए और टेबल पर डस्टर, मार्कर साथ ही बोर्ड के ऊपर उन्होंने जो कुछ भी लिखकर गंदगी फैला दी थी उसे तुरंत मिटा दिया। 29वें मिनट पर पूरी क्लास साफ हो चुकी थी। इधर इस क्लास में हुए हंगामे से अभी भी प्रिंसिपल मैडम अनजान थी, क्योंकि वो आज एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर गई थी। जब वो वापस आए तो उन्होंने क्लर्क से पूछा, 9th बी के क्लास टीचर क्लास पर गए क्या? उस पर क्लर्क ने वो रजिस्टर निकाला और देखकर बोली, हाँ मैडम, 9th बी परचम शौर्य सर को भेज दिया है। ये सुनकर प्रिंसिपल की आंखें फट जाती और वो चिल्लाते हुए बोली, ओह माय गुडनेस, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें बताया था कि 9th बी पर उस एक्सपीरियंस टीचर को भेजना था, ना कि शौर्य को। चलो मेरे साथ जल्दी, और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और हमारे फिजिकल टीचर को भी साथ लो। पता नहीं आज वहां क्या हुआ होगा। ये सुनकर वो क्लर्क भी हड़बड़ाकर दौड़ते हुए बाहर गई और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर 9th क्लास की ओर प्रिंसिपल के पीछे जाने लगी। तभी पीछे आ रहा गार्ड चिल्लाते हुए बोला, अरे मैडम जरा रुकिए, अभी अभी अनंत अग्रवाल और बाकी पेरेंट्स स्कूल में आकर चले गए हैं। अब ये सुनकर प्रिंसिपल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी गति बढ़ाई और लगभग दौड़ते हुए उस क्लास के पास पहुंच गई। उन्होंने जल्दबाजी में दरवाजा खोला और अंदर आ गई, पर उनके दिमाग ने जिस नजारे को इमेजिन किया था बिल्कुल उसके उल्टे हालात क्लासरूम के अंदर थे। सभी लड़के क्लास में बैठकर ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे। उन सभी कायम चेहरे पर पिटाई के घाव साफ दिख रहे थे, पर उनके यूनिफॉर्म और पूरा क्लासरूम एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। इसे देखकर प्रिंसिपल मैडम को जोर का झटका लगा, लेकिन आगे जो हुआ वो उससे भी ज्यादा शॉकिंग था। आर्य सबसे पहले खड़ा हुआ और उसके पीछे सभी लड़के खड़े हो गए और उन्होंने एक साथ एक सुर में प्रिंसिपल मैडम को गुड आफ्टरनून कहकर विश किया। जो इस क्लास के बारे में कभी नहीं हुआ वो आज हो चुका था। वहीं शौर्य इस वक्त अपनी अगली क्लास लेने के लिए 9th क्लास के दूसरी डिवीजन के सामने खड़ा हो गया था। क्या शौर्य ने सच में इस क्लास को अपने तरीके से सुधार दिया था, या फिर इसके साइड इफेक्ट अभी दिखने बाकी थे? क्या इसके बाद कोई और समस्या शौर्य के सामने नहीं आएगी? CH 272 ऋतुराज मेहता कहा है। शौर्य ने स्कूल पर पेरेंट्स को बुलाकर उनके नेता यानी उनमें से सबसे ताकतवर अनंत को अपने घुटनों पर बिठाकर शौर्य आर्य अग्रवाल के अंदर का घमंड एक झटके से तोड़कर रख देता है और उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ हर शहर के ऊपर एक सवा शेर बैठा होता है। अनंत को शौर्य के सामने झुकता देखकर बाकी पेरेंट्स का भी घमंड वहीं चकनाचूर हो जाता है। वहीं जब प्रिंसिपल को ये बात पता चलती है कि शौर्य इस सबसे शरारती क्लास का क्लास टीचर बना है, वो दौड़कर वहां जाती है, पर सामने का नजारा देखकर और बच्चों का बदला स्वभाव देखकर वो खुद हैरान हो जाती है। उसके बाद पूरे स्कूल में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि 9th बी की क्लास एकदम से सुधर गई है। इस पर कई टीचर्स यकीन नहीं करते, पर इसे कंफर्म करने के लिए वो सभी एक एक करके छुपकर उस क्लास को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। लंच ब्रेक तक शौर्य ने किया हुआ ये चमत्कार पूरे स्कूल के अंदर चर्चा का विषय बन जाता है। स्टाफ रूम के अंदर जब शौर्य अंदर आ जाता है तो सभी उसका अभिनंदन करते हैं। अद्विका भी उसे आंखों ही आंखों में बधाई देती है। उसके बाद अद्विका ने अपना लंच बॉक्स निकाला और उसके अंदर से शौर्य का टिफिन उसने शौर्य की ओर बढ़ा दिया, पर तभी एक हाथ बीच में आ जाता है और उस टिफिन को अद्विका की हाथ से लेता है। ये हाथ पृथ्वी का था, वही फिजिकल एजुकेशन का टीचर। उसने टिफिन हाथ में लिया और उसे खोलते हुए बोला, मिस अद्विका, आज मैं आपके हाथ का स्वाद चखना चाहूंगा। बुरा मत मानना पर मैं ऐसा हूँ। उसके ऐसा कहते ही सभी टीचर्स हंसने लगे। उन्हें अच्छे से ये मालूम था कि पृथ्वी जिस टीचर को पसंद करता है वो उसके टिफिन से ही शुरुआत करता है, पर इस बार उसका पाला शौर्य से पड़ा था।
शौर्य ने झपट्टा मारकर उसके हाथ से टिफिन ले लिया और गुस्से से बोला, बड़े ही बेशर्म दिखते हो आप। ये मेरा टिफिन है जो अद्विका मैडम के लंच बॉक्स में रखा था। अगर आपको खाना है तो अद्विका मैडम का खाओ, पर मुझे भूखा रहने की कोई आदत नहीं है। शौर्य की इस हरकत पर पृथ्वी को बहुत ज्यादा अपमानित महसूस हुआ। वहीं बाकी टीचर्स फिर एक बार मुंह दबाकर हंसने लगे। तभी अद्विका ने पृथ्वी को देखते हुए कहा, पृथ्वी सर सॉरी, पर मैं अपना खाना किसी और को देना पसंद नहीं करती। मेरे पति को ये अच्छा नहीं लगता। अद्विका ने पृथ्वी को फिर एक बार याद दिलाया कि उसका पति है और वो बेकार में उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करे। पर पृथ्वी को इस बात से थोड़े ही फर्क पड़ने वाला था। उसने भी हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस अद्विका, आप अपना टिफिन खाए, मेरे लिए मेरा टिफिन भी तो है जिसे मेरे माँ ने बना कर दिया है। माँ के हाथ का खाना कुछ और ही होता है। ऐसा कहकर पृथ्वी ने अपना टिफिन खोला और उसे खाने लगा। इस वक्त तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि शौर्य के हाथ में बहुत देर से खुजली हो रही थी। शौर्य का मन कर रहा था कि वो एक झटके से पृथ्वी के सिर को फोड़ दे, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा था। शौर्य की बेचैनी अद्विका के तेज आंखों से नहीं छुपी और वो मुस्कुराने लगी। तभी राजेंद्र सर ने शौर्य को देखते हुए कहा, शौर्य सर, आपने क्लास 9th को ठीक करके एकदम सही काम किया है, पर आपकी पूरी क्लास 9th एक तरफ है, पर आपका एक स्टूडेंट ऋतुराज मेहता एक तरफ है। ऋतुराज का प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, पर जब भी स्कूल की तरफ से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उसका पिता ठीक से जवाब नहीं देता और फोन काट देता है। राजेंद्र की बात सुनकर शौर्य थोड़ा सोच में पड़ गया, पर उसने आज के दिन जो हुआ है उस पर ही रुकना सही समझा और ऋतुराज के बारे में वो कल बात करेगा, ये सोचकर शौर्य ने राजेंद्र की बात को सिर्फ सिर हाँ में हिलाकर सहमति जताई। धीरे धीरे पूरे स्टाफ का लंच खत्म हो गया। सभी लोग अपने अपने क्लास के लिए निकल गए। तभी अद्विका अचानक शौर्य के पीछे आए और बिना किसी को कुछ समझ आए उसने तेजी से शौर्य के गाल पर किस किया और वहां से चली गई। शौर्य अपने गाल पर हाथ रखकर वहीं कुछ देर के लिए खड़ा रह गया। उसके बाद वो भी अपनी बाकी की क्लास लेने के लिए निकल गया। शौर्य ने स्कूल में आते ही पहले ही दिन बाकी क्लास के बच्चों को भी अपने पढ़ाने के अंदाज से उन्हें अपना दीवाना बना दिया था। शौर्य उन सभी को अलग अलग कहानियां बताता था और उन्हीं से वो पाठ को उनके सामने खोलकर रख देता था। शौर्य की स्कूल के अंदर पहले ही दिन एक अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग बन गई थी। खासकर 9वीं और 10वीं कक्षा की लड़कियां तो उसे पागलों की तरह पसंद करने लगी थी। पर शौर्य का पढ़ाते वक्त का अंदाज और उसका बाहर आम लोगों के बीच का अंदाज बिल्कुल ही अलग था। अगले कुछ दिन शौर्य के लिए शांति से बीत रहे थे। उसने धीरे धीरे अपनी 9th बी की क्लास को भी अपना जलवा दिखाकर उनके मन में अपने लिए डर की बजाय रिस्पेक्ट को जन्म दिया था। शौर्य एक दिन अपने क्लास में बैठा था तो उस दिन एक स्टूडेंट ने ऐसे ही पूछा, सर आप ऋतुराज को कब वापस लाने हो, उसके बिना ये क्लास एकदम अधूरी लगती है। ये सुनकर शौर्य को ऋतुराज का ख्याल आया और वो बोला, टेंशन मत लो, मैं कल उसे इस क्लास के अंदर लेकर आऊंगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स के लिए तालियां बजा दी। शौर्य ने भी उस दिन अपनी गाड़ी अद्विका के पास दे दी और वो सीधा ऋतुराज के घर निकल गया। ऋतुराज का घर शौर्य के लिए ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में शौर्य एक आलीशान बंगले के बाहर पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने उस बंगले को ध्यान से देखा। ये बंगला कम महल ज्यादा लग रहा था। उसने गेट पर खड़े गार्ड से कहकर उसके आने की खबर घर के अंदर देने के लिए कहा। उस गार्ड ने भी तुरंत अंदर खबर भिजवा दी। कुछ ही देर में एक मध्यम आयु की औरत बाहर आई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी घोर चिंता में डूबी हो। उसका चेहरा ये साफ बता रहा था कि वो थोड़ी देर पहले ही रोई हो। शौर्य ने उन्हें प्रणाम किया और अपने यहाँ आने का कारण बताया। जब उस औरत को पता चला कि शौर्य ऋतुराज का टीचर है तो उसने ऋतुराज के बारे में जो बातें थी उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। ये देखकर शौर्य ने उनके ऊपर किसी पुलिस वाले की तरह घुमा फिराकर सवाल बरसाए। पहले तो उन्होंने बताया कि ऋतुराज उसके मामा के घर गया है। उसके बाद उसने बताया कि ऋतुराज उसके चाचा के घर गया है। फिर उन्होंने बताया कि ऋतुराज घर पर आराम कर रहा है। उस औरत से बार बार अलग अलग जवाब मिलने पर शौर्य को उन पर शक हुआ और उसने थोड़ा सख्त होकर पूछा, क्या आप मुझे सच बताएंगी कि असल में ऋतुराज कहाँ है और किस हाल में है? ये सुनकर और शौर्य की तेज आवाज से उस औरत ने पहले इधर उधर देखा, फिर अपने साड़ी के पल्लू से मुंह को ढकते हुए रोते हुए उसने बताना शुरू किया, सर प्लीज आप ये बात किसी को भी मत बताना, पर ऋतुराज इस वक्त भारत में नहीं है। उसे बाहर भेज दिया है उसके पिता ने। उन्होंने मुझे भी इसका कारण नहीं बताया, पर वो उसके जाने के बाद से ही मुझसे भी ढंग से बात नहीं करते हैं।
मैं हर रोज अपने बेटे की चिंता में घुट घुट कर जी रही हूँ। ये सुनकर शौर्य समझ गया कि मामला काफी सीरियस है। उसने उन्हें शांत किया और वह चुपचाप वहां से निकल गया। शौर्य उसके बाद स्कूल वापस जाने की बजाय सीधा घर पहुंच गया। उसने घर पर आकर अद्विका को ऋतुराज के बारे में सब कुछ बता दिया। जिस पर अद्विका ने शौर्य से कहा, आप ऐसा कीजिए, सीधा जाकर ऋतुराज के पिता से ही बात कीजिए। ये सुनकर शौर्य ने मन ही मन कुछ सोचा और फिर उसने अपना मोबाइल निकालकर विकास मेहता यानी ऋतुराज के पिता को सीधा कॉल कर दिया। विकास ने पहली बार में फोन नहीं उठाया, पर दूसरी बार में फोन उठाकर गुस्से से बोला, हेलो। हाँ कौन? जी मैं शौर्य बात कर रहा हूँ, आपके बेटे ऋतुराज का क्लास टीचर। मैं ऋतुराज के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर विकास ने चिढ़कर कहा, उसमें बात करने जैसी क्या चीज है, मैंने पूरे साल की फीस भर दी है, तो आप इस बात की चिंता ना करें। और रही बात उसके स्कूल आने की, तो उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे जब उसका मन करेगा तब भेज दूंगा। फिलहाल तो तुम बाकी बच्चों पर ध्यान दो। विकास से ऐसा जवाब सुनकर शौर्य ने भी चिढ़कर कहा, थोड़ा तमीज से मिस्टर विकास, अपने बेटे को अपने विदेश भेजा है, ये बात तो मुझे पहले ही मालूम हो चुकी है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या नौबत आ पड़ी जो आपने अपने बेटे को बीच एकेडमिक्स में ही विदेश भेज दिया। ये सुनकर विकास थोड़ा चुप हो गया, फिर उसने शहर के नाइट क्लब का एड्रेस बताया और शौर्य उस जगह के लिए निकल गया। जब शौर्य उस नाइट क्लब में पहुंचा तो उसने एक मध्यम आयु के आदमी को देखा जो वहां बैठकर आते जाते लोगों को एक लड़के की तस्वीर दिखा दिखाकर पूछ रहा था कि उन्होंने इसे देखा है क्या। तभी शौर्य उसके सामने गया और उनके मोबाइल की ओर देखा। उस मोबाइल पर किसी और की तस्वीर नहीं बल्कि प्रकाश की तस्वीर थी। ये वही प्रकाश जिसे शौर्य ने उसके गैंग के साथ मार डाला था। शौर्य ने विकास को रोकते हुए पूछा, क्या आप ही विकास मेहता है? इस सवाल पर विकास ने शौर्य को ध्यान से देखा और बोले, क्या आप ही मेरे बेटे के क्लास टीचर है? ये सुनकर शौर्य ने एक मुस्कान के साथ हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर शौर्य ने एक बार फिर प्रकाश की तस्वीर को देखा और बोला, मिस्टर विकास, क्या आप इस तस्वीर वाले लड़के को जानते हैं? शौर्य के सवाल पर विकास थोड़ा खामोश हुआ और बोला, नहीं, मैं इसे नहीं जानता और ना ही मैं इसे जानना चाहता हूँ। मैं तो बस इसे ढूंढकर अपनी इन्हीं हाथों से उसका गला घोंटकर मारना चाहता हूँ। ये सुनकर शौर्य ने विकास को एक टेबल पर ले जाकर बिठाया और उनसे पूछा, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप इस लड़के को क्यों मारना चाहते हो? शौर्य के इस सवाल का जवाब देते हुए विकास ने टेबल पर रखे पानी का ग्लास उठाया और उसे पी लिया, फिर थोड़ा भावुक होकर बोलने लगा, सर मैं आपको क्या बताऊं, इसी हरामजादे ने मेरे बेटे ऋतुराज की जिंदगी तबाह कर दी है। इसी सुअर की औलाद ने मेरे बच्चे को उस जहर की लत लगाई है। इसी हरामजादे ने मेरे बेटे को ड्रग्स की लत लगाई और जब मैं उससे उसका जवाब मांगना चाहता हूं तो वो गायब है। जब शौर्य ने पूरी बात समझी तो उसने बेबसी भरी मुस्कान दी और फिर बोला, मिस्टर विकास, आपको ये लड़का तो मिलने से रहा, क्योंकि मैं उसी कॉलेज में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ जहाँ ये लड़का अपनी गैंग्स चला रहा था। और जहां तक मुझे याद है उसे शहर में आए हुए उस शूरभैरों ने खत्म कर दिया है। ये सुनकर मानो उसके कलेजे को ठंडक पहुंची हो। उसने दांत पीसते हुए कहा, तो उसे उसके कर्मों के फल आखिर मिल ही गई। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। भला हो उस शूरभैरों का जिसने ऐसे दानवों को समाज से खत्म कर दिया। इस बात पर शौर्य ने मन ही मन विकास का धन्यवाद दिया। तभी शौर्य को याद आया कि उसे अभी तक ऋतुराज कहाँ है ये तो पता ही नहीं। विकास सर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त ऋतुराज कहाँ है और किस हाल में है? शौर्य ने जब ये सवाल पूछा विकास तिलमिला उठा और बोला, वैसे तो मैं ये बात बाहर किसी को नहीं बताना चाहता था, पर तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर देकर मेरी रातों का चैन वापस दिया है। दरअसल इस वक्त ऋतुराज उज्जैन में स्थित एक आश्रम में है। कहते हैं कि ये मेरे बेटे के नसीब में था कि उसे महाकाल ने बुलाया था, इसीलिए वह इस वक्त उज्जैन में महाकाल की शरण में इस नशे से दूर होने की और खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर शौर्य को बहुत अच्छा लगा कि आज भी उसके आराध्य की महिमा पूरे देश में विख्यात है। उसे भी लगा कि इस बार उज्जैन जाना तो बनता है, क्योंकि महाकाल ने स्वयं अपने इस वारिस को अपने शिष्य को ले जाने के लिए बुलाया है। शौर्य ने विकास की ओर देखा और बोला, असल में सर, मैंने मेरे बाकी स्टूडेंट्स को ये वचन दिया है कि मैं उनके साथी ऋतुराज को कल उनके पास लेकर ही आऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल तक आपका बेटा ठीक भी हो जाएगा और मैं कल सुबह उसे लेकर आपके घर पर पहुंच जाऊंगा। आप बस उस आश्रम में संपर्क करके उन्हें सूचित कर देना कि ऋतुराज के गुरु उसे लेने के लिए आ रहे हैं।
इतना कहकर शौर्य उस नाइट क्लब से बाहर आ गया और आसमान में गायब हो गया। अगले ही पल वह घर पर अद्विका के सामने खड़ा था। शौर्य ने फिर शॉर्ट में समझा दिया कि वो और अद्विका ऋतुराज को लेने के लिए जा रहे हैं। अद्विका भी उज्जैन जाने की खुशी से तैयार होकर शौर्य के साथ रात के काले आसमान में निकल गई। आज पूरा मंदिर अमावस की वजह से खचाखच भरा हुआ था। सभी दूर दूर से भाविक लोग यहाँ आकर आज उन पर पानी, दूध, रस और जो मन में आए वो सब चढ़ा रहे थे। उसमें सबसे अनोखा चढ़ावा उनके स्नान के बाद चढ़ता था, वो थी शमशान की ताजा राख। वहीं आज महाकाल की खास वाद्य यंत्रों के साथ आरती शुरू हो जाती है। आरती में बजने वाले वाद्यों की गूंज शौर्य और अद्विका आसमान से स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। शौर्य और अद्विका महाकाल के दर्शन लेने के लिए उतर गए। जब दोनों ने दर्शन लिए तो उसके बाद उन्होंने अपना रुख उस तरफ किया जिस तरफ वो आश्रम था। कुछ ही देर में दोनों उस आश्रम के सामने पहुंच गए जिसके अंदर ऋतुराज को रखा गया था। शौर्य ने काउंटर पर खड़े होकर अपनी जानकारी साझा की तो वहां के उस स्टाफ ने शौर्य और अद्विका को सुबह तक रुकने के लिए कहा क्योंकि इस वक्त ऋतुराज सो चुका था। ये सुनकर अद्विका और शौर्य वापस बाहर निकल गए और उज्जैन शहर का आनंद लेने के लिए। क्या उज्जैन शहर में शौर्य को किसी मकसद से आना पड़ा है? क्या शौर्य ऋतुराज को मिलकर उसे अपने साथ ले जा सकता है? क्या सच में ऋतुराज ठीक भी हो चुका है? CH 273 उज्जैन की क्राइम की दुनिया। शौर्य और अद्विका आश्रम से उज्जैन शहर में घूमने के लिए निकल गए। उनकी मुलाकात अब ऋतुराज से दूसरे दिन सुबह भोर के समय होनी थी। शौर्य किसी भी हाल में ऋतुराज को अपने साथ लेकर जाने वाला था। जब वो दोनों उज्जैन की चकाचौंध देखने बाहर आए तो उन्होंने हर तरफ एक अजीब सा माहौल देखा। उज्जैन के सभी मार्केट में एक ऐसी शांति थी जो बेहद डरावनी लग रही थी। शौर्य और अद्विका चलते चलते एक ठेले वाले के पास पहुंच गए जो गोलगप्पे बेच रहा था। गोलगप्पों को देखकर अद्विका के मुंह में पानी आ गया और वो तुरंत वहां चली गई। ठेले पर ठेले वाला उसकी पत्नी के साथ काम कर रहा था। जब उसकी पत्नी ने अद्विका को देखा तो उसने आगे आकर अद्विका को अंदर की ओर बिठा दिया और उसे समझाते हुए बोली, अरे बिटिया, इस शहर में ऐसे मुंह खुला छोड़कर मत घूमा करो। यहाँ के गुंडे बदमाश बड़े ही खतरनाक हुए हैं। कब उनकी नजर तुम पर पड़ जाए एका कोई भरोसा ना है। ये सुनकर अद्विका अजीब नजरों से उन्हें देखने लगी। तो उस औरत ने उसे फिर से समझाया, बिटिया तुम यहाँ नहीं आए हो लगता है। ये उज्जैन है, यहाँ जितने शक्तिशाली महाकाल है उतने ही शक्तिशाली यहाँ पर गुंडे बदमाश भी है। इस शहर में आए दिन मारकाट और हत्याएं होती है और लड़कियों का तो इन लोगों ने जीना हराम कर दिया है। ये सुनकर अद्विका के भाव गंभीर हो गए और उसने एक नजर बाहर की तरफ खड़े शौर्य पर डाली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शौर्य यहाँ भी तबाही मचाने ना चला जाए। और उसका डर सही साबित भी हुआ क्योंकि शौर्य की वो कातिल वाली शैतानी हंसी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। अद्विका ने एक गहरी सांस ली और बोली, आंटी आप उसकी चिंता ना करें, मैंने सुना है आज इस शहर में शूर भैरव आए हैं। ये सुनकर उस औरत को कुछ समझ नहीं आया तो अद्विका ने उसे आगे कहा, पिछले कुछ दिनों से पूरे मुंबई के आसपास के शहर उसके नाम से डर रहे हैं। उसने उन शहरों में चल रही गैंग्स को ऐसे साफ कर दिया है कि आज के बाद वहां कोई बदमाश जन्म लेने की हिम्मत ना करेगा। तभी वह औरत अपना पल्लू संभालते हुए बोली, लगता है महाकाल ने उन्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है। तभी अद्विका के सामने गोलगप्पे की एक प्लेट उस औरत के पति ने लाकर रख दी और दूसरी प्लेट को बाहर खड़े शौर्य के हाथ में दे दी। शौर्य ने भी खाते खाते उस आदमी से पूछा, वैसे चाचा यहाँ इतना क्राइम क्यों है? इस पर उस ठेले वाले ने पहले इधर उधर देखा और बोला, साहब यहाँ पहले बहुत ज्यादा शांति रहती थी पर जब से वो लोग यहाँ आए हैं तभी से ये सब शुरू हुआ है। उन लोगों ने यहाँ के मासूम बच्चों को खूनी खेल सिखा दिया है जिससे आए दिन यहाँ मारकाट, हत्याएं और वासना में बहकर बहन बेटियों की आबरू को लीलाम किया जा रहा है। साहब ये शहर सच में दूषित हो चुका है। उस आदमी की बात सुनकर शौर्य ने उनके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन है ये लोग जिनकी वजह से ये सब हो रहा है? इस बात पर उस आदमी ने फिर एक बार अपनी अगल बगल देखा और फिर शौर्य के कानों के पास आकर बोला, साहब ये दो गुट के लोग हैं, एक है अनूप पांडे और दूसरा है रफीक लाला। उन दोनों की यहाँ हुकूमत चलती है। इन दोनों ने बाहर से तो आम लोगों को ये दिखाया है कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है पर अंदर से ये दोनों सब कुछ मिलकर कर रहे हैं। इनकी उज्जैन में पकड़ बहुत मजबूत है। इस बात पर शौर्य को हंसी आई और उसने उस आदमी से पूछा, क्या वो यूपी के मिश्रा परिवार से भी ज्यादा मजबूत है?
ये सुनकर उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई और बोला, साहब वो तो बाहुबली था, उनके सामने इनकी क्या औकात, पर उनके गुर्गों के आगे मिश्रा परिवार भी आज की तारीख में पानी भर रहा होता। ये सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई और फिर उसने उस आदमी के कंधों पर हाथ रखकर कहा, अब महाकाल से कह देना कि उनका ये काम भैरव संभालेंगे। उनका आगमन उज्जैन की धरती पर हो चुका है। ऐसा कहते हुए शौर्य ने 100 रुपए की नोट निकालकर उस आदमी के हाथ में रख दी और अद्विका के साथ वहां से निकल गया। सिस्टम जिसने ये सुना था कि शौर्य ने क्या कहा है, उसने तुरंत शौर्य को रोकते हुए कहा, होस्ट चाहे जो हो जाए, आप उन्हें एक मौका पहले देंगे और अगर उन्होंने नहीं माना तो ही आप उन्हें खत्म करने के बारे में सोचेंगे। बरामदे को हल्के में मत लो, अगर उन्होंने कहा है कि तुम एक एक करके मरोगे तो एक एक करके ही मारना। ये सुनकर शौर्य थोड़ा रूठते हुए बोला, सिस्टम तुम ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई पागल हूं जिसे सिर्फ खून बहाना अच्छा लगता हो। अरे भाई, मुझे भी उनकी चीखें सुनकर बहुत बुरा लगता है। कभी कभी लगता है कि मैं उन्हें माफ कर दूं, पर कब उनके बुरे कर्म मुझे याद आते हैं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी सिस्टम बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम ही देश के सबसे बड़े अहिंसावादी हो। बहाना बनाना बंद करो और उन लोगों को पहले सूचित करो कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सब रोक दिया जाए। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और अद्विका की तरफ देखकर बोला, अद्विका तुम्हें क्या लगता है इस शहर के हालात के बारे में? क्या ये कोई योजना है जिसके तहत मुझे यहाँ बुलाया गया हो? ये सुनकर अद्विका हंसते हुए बोली, ये बात तो तुम्हें और महाकाल को ही मालूम होगी, भला मैं इस पर क्या बोल सकती हूँ। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर नामे हिलाया और चलते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी एक अघोरी अचानक अंधेरे से उनके सामने आकर खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ जोड़े और बोला, महाकाल कभी किसी को यहाँ बेवजह नहीं बुलाते। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो ये जान लो कि वो किसी चीज पर बहुत ज्यादा क्रोधित है और उस चीज को रोकना तुम्हारा धर्म है। भूलो मत, ये तुम्हारा धर्म है। ऐसा कहकर वो अघोरी तुरंत पीछे मुड़ा और गायब हो गया। शौर्य अपनी जगह पर खड़े होकर बस उस अघोरी के शब्दों को अपने दिमाग में दोहराने लगा था। तभी 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां आकर रुक गई और एक गुंडा जिसके हाथ में शराब की बोतल थी, उसने अद्विका की तरफ इशारा किया और बोला, जाओ रे, उठा लो उस छमिया को और अंदर गाड़ी में डाल दो। आज मेरा दिल इस पर आ चुका है। उसका आदेश मिलते ही 4 हटे कट्टे लड़के गाड़ी से उतरे और अद्विका की तरफ बढ़ने लगे। शौर्य, जो अभी भी उस अघोरी की बातों के बारे में सोच रहा था, अचानक उसकी आभा बदल गई और उसने अगले ही पल चंद्रहास को प्रकट किया और आगे आने वाले लड़कों की तरफ करते हुए बोला, जहां हो वहीं से वापस चले जाओ और आज के बाद ये सब करना बंद कर दो। पहले तो उस तलवार को देखकर वो लोग डर गए, पर अगले ही पल एक लड़के ने अपनी कमर से देसी कट्टा निकाला और शौर्य के ऊपर तानते हुए बोला, अबे ओ बेटा, ये देख रहे हो ना, तुम्हारी तलवार घूमने से पहले हम तुम्हारे सीने में 10 की 10 उतार देंगे। पर तभी शौर्य का हाथ थोड़ा हिला और उस लड़के का पूरा शरीर 2 हिस्सों में काट गया। अगले ही पल शौर्य ने अपना दूसरा हाथ आगे किया और उस आदमी को हवा से अपनी तरफ खींच लिया और अपने उस हाथ से उसे जकड़ लिया। शौर्य ने उस आदमी के आंखों में देखकर कहा, तुम्हें बहुत शौक है राह चलती लड़कियों को उठाने का। चलो आज मैं तुम्हें भी वही स्वाद चखाता हूँ। शौर्य ने इतना कहा और उस आदमी को अद्विका की ओर फेंक दिया। अद्विका, जो पहले ही अपने बारे में उस आदमी के मुंह से ऐसी बात सुनकर गुस्से से लाल हो चुकी थी, उसने उस आदमी को अपने हाथों से पकड़ा और बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। ये देखकर उन गाड़ियों के ड्राइवर ने गाड़ियों को जल्दबाजी में शुरू किया और वहां से भागकर जाने लगे। शौर्य और अद्विका ने एक दूसरे को देखा और एक शैतानी मुस्कान के साथ दोनों गायब हो गए। वो गाड़ियां शहर के रास्ते से दंदनाते हुए एक हवेली की तरफ जा रही थी। कुछ ही पल में वो गाड़ियां आकर उस हवेली के सामने रुकी और एक लड़का गाड़ी से कूदते हुए चिल्लाकर बोला, बड़े मालिक को बताओ कि आतिफ भाईजान को किसी ने मार दिया है। पर उसकी आवाज अचानक बंद हो गई जब उसने अपने पीछे पड़ रही गाड़ी की छांव पर एक और छांव देखी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो शौर्य और अद्विका पालती मारकर गाड़ी के छत पर बैठे थे। अद्विका और शौर्य धीरे से खड़े हो गए, फिर दोनों धीरे से नीचे उतरे। शौर्य ने उस आदमी से कहा, तुम्हारी आवाज में काफी दम है बे साला, मेरे कान बजने लगे तेरी आवाज सुनकर। शौर्य ने इतना कहा ही था कि एक लाल रंग की तलवार उस आदमी के गले के आर पार हो गई। तभी शौर्य ने अद्विका से कहा, क्या तुम भी अद्विका, अगर हम अब उन्हें एक एक करके तलवार से मारते बैठेंगे तो हम सुबह तक स्कूल वापस नहीं जा पाएंगे। अरे ये जमाना बंदूक का है तो बंदूक निकालो और ठोक दो सालों को। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसकी पसंदीदा पिस्तौल उसके हाथ में आ गई।
अगले ही पल ढाई ढाई की आवाज उस हवेली के आंगन में गूंजने लगी। अद्विका ने भी अपनी पसंदीदा मशीन गन अपने अंगूठी से निकाली और उसे लोड करते हुए उसने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में हवेली के बाहर खड़े सभी लोग लाशों में तब्दील हो चुके थे। बाहर चल रही गोलियों की आवाज सुनकर तुरंत कुछ लोग बाहर बंदूकें लेकर आ गए, पर उनके बाहर कदम रखते ही उनके सिरों को किसी निशानेबाजी के मटके की तरह उड़ाया गया। अपने लोगों को इस तरह मरते देखकर रफीक लाला दहाड़ते हुए बोला, कौन हो तुम जो इस तरह मेरे हवेली में आकर मेरे ही आदमियों को मार रहे हो, सामने आओ। तभी सिटी बजाते हुए शौर्य अंदर आया और उसके पीछे खून से सनी अद्विका भी अंदर आई। उनके अंदर आते ही रफीक डर से कांपने लगा था। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था जहां एक लड़का और एक लड़की इतने सारे लोगों को एक साथ खत्म कर देंगे। तभी अद्विका जो पीछे खड़ी थी उसने मुस्कुराते हुए कहा, पतिदेव अब क्या इस बुढ़े से बात करनी होगी। इस पर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हमें हमारे नियम नहीं भूलने हैं। हम पहले बात से इसे समझाते हैं, अगर ये मान गया तो ठीक, नहीं तो इसे भी वहीं पहुंचा देंगे। फिर शौर्य ने लाला को देखा और बोला, देख चाचा, मेरी तेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर मैं चाहूंगा कि तूने जो शहर के अंदर रायता फैलाया है उसे समेट ले और ये गैंगों की जो तुमने शुरुआत की है उसे रोक दो, ताकि ज्यादा खून खराबा ना हो और आम लोग अपना जीवन इस शहर में शांति से काटे। पर लाला को शौर्य की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तू मेरी ही हवेली में आकर मुझे, इस रफीक लाला को धमकी दे रहा है। बच्चे, तेरे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन जो तूने यहाँ कत्लेआम मचाया है उसका हिसाब तो मैं तुम दोनों से लेकर रहूंगा। लड़कों, ढूंढ डालो इन दोनों को और जब ये मर जाए तो हमारे शेरों को खिला देना। इतना कहकर रफीक ने अपने सिर पर पहनी टोपी को ठीक किया और सीढ़ियों से पलटकर ऊपर जाने लगा। तभी उसे खचाक की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। उसके घर के अंदर मौजूद सारे लोग घर के दीवारों के सहारे चुप गए, पर अद्विका के बंदूक से निकली गोलियां उन्हें दीवार के पार घुसकर मार रही थी। कुछ ही पल में हवेली के अंदर का नजारा बदल चुका था और रफीक वहीं सीढ़ियों पर खड़े रहकर आसपास की तबाही को देख रहा था। तभी दो छोटे बच्चे दौड़ते हुए उस हॉल के अंदर आए। इन बच्चों की उम्र लगभग 15-16 साल की होगी। उनके हाथों में लंबी लंबी तलवारें थी। घर के इतने छोटे बच्चों के हाथ में भी हथियार देखकर शौर्य का माथा घूम गया और उसने गुस्से से 2 गोलियां चला दी। अगले ही पल उन दोनों बच्चों की लाशें वहां जमीन पर गिर गई। शौर्य को इन्हें मारते वक्त कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसने महसूस किया था कि इन बच्चों के भी हाथ खून से सने हुए थे। शौर्य ने उसके बाद अपने हाथ में अपनी समाधि अग्नि और नरक अग्नि को प्रकट किया। उसने इन दोनों अग्नियों को कभी एक साथ ट्राई नहीं किया था। एक अग्नि किसी को भस्म कर सकती थी तो दूसरी हर चीज को नष्ट करने की क्षमता रखती थी। शौर्य ने उन दोनों को एकत्रित कर दिया और एक कमल के फूल की अग्नि लपट निर्माण हुई। शौर्य ने आखिरी बार रफीक से कहा, तुम्हारा परिवार इतनी गहराई तक पाप में डूबा हुआ है कि तुम्हारे परिवार के पापों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं आज तुम्हारे परिवार का ही इस दुनिया से वजूद मिटा दूंगा। इतना कहकर शौर्य ने वो अग्नि कमल रफीक की ओर उछाल दिया। कमल हवा से तैरता हुआ रफीक के पास पहुंचा और अगले ही पल उसने रफीक को अपनी आगोश में ले लिया। रफीक के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाए और वो धूल में तब्दील हो गया। उसके तुरंत बाद कमल का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा और देखते ही देखते उस कमल ने उस पूरी हवेली को घेर लिया। हवेली के अंदर मौजूद बूढ़े, बच्चे, औरतें सब इसकी चपेट में आ गए और एक जबरदस्त धमाके के साथ पूरी हवेली धूल में मिल गई। शौर्य की आंखों में से आंसू का एक कतरा छलक कर नीचे गिर गया। उसने गुस्से से कहा, इन लोगों की हैवानियत तो दानवों से भी ज्यादा खतरनाक थी। इनके पाप इतने ज्यादा थे कि इन्हें सिस्टम ने भी काले निशान से दर्शाया था। क्या इंसान इतने नीचे गिर सकता है? जो 2 छोटे बच्चे मरे गए वो भी इनकी पापी परवरिश का शिकार हो गए थे। इन दोनों बच्चों के भी हाथ दूसरों के खून से सने हुए थे और उनकी आंखों में कोई डर या खौफ नहीं था। वो किसी दरिंदे की तरह सीधा गोलियों के बीच हमारे सामने आए थे। शौर्य ये सब खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा था। तभी अद्विका ने उसके कंधों पर हाथ रखा और बोली, शौर्य आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। पाप कभी उम्र देखकर नहीं होता, वो बस आदतों, बुरे संस्कारों से हो जाता है। तुम कली को खत्म करने की ताकत रखते हो और ऐसी छोटी मोटी बातों से अगर तुम्हारा दिल किसी को मारने से कतराने लगे तो तुम कली को कभी भी हरा नहीं पाओगे। अद्विका की बातों से शौर्य को थोड़ा हौसला मिला और उसने महाकाल के मंदिर के शिखर की तरफ देखकर कहा,
पता नहीं महाकाल मुझसे ये क्यों करवाना चाहते हैं, पर अब जब मैंने इसकी शुरुआत की ही है तो खत्म भी मैं ही करूंगा। अब चलो अनूप पांडे के घर की तरफ। इतना कहकर दोनों हवा में उड़ गए। क्या शौर्य ने जो आज किया इससे ब्रह्मदेव और भी नाराज हो जाएंगे? क्या यमराज फिर एक बार शौर्य के नाम की शिकायत लेकर ब्रह्मदेव के पास चले जाएंगे? क्या शौर्य अनूप पांडे के घर भी ऐसी ही तबाही मचा देगा?